हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नई सीरीज़ में। इसमें हम राजस्थान जुडिशरी के जो इम्पोर्टेंट स्पेशल एक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे अपार्ट फ्रॉम मेजर एक्ट्स। तो आज हमने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिकॉज एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो दैट्स वाई आई हैव ब्रोकन इट इनटू 3 पार्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। So, friends, this is the overview of the act. This act has been divided into 7 parts. और फ्रेंड्स, अगर जो मेरा नरेशन थोड़ा स्लो है तो आप 1.5x प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इज रिवीजन ऑफ रेंट। इसमें एग्जिस्टिंग टेनेंसी और न्यू टेनेंसी का रिवीजन ऑफ रेंट होगा जो कि रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा फिक्स किया जाएगा। टेनेंसी chapter 3 is tenancy. Chapter 4 is restoration of possession of illegally evicted tenant and procedure thereof. Chapter 5 is constitution of tribunal, procedure of revision of rent, eviction, appeal and execution. Chapter 5 and chapter 5 5A and 5B जो हैं ये these are introduced by 2017 amendment. तो इसमें क्या किया गया है, बेसिकली कुछ काम जो है मैकेनिकल और टाइप का वर्क था जो रेंट ट्रिब्यूनल से लेके इन्होंने नई अथॉरिटी, रेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसके ऊपर वो काम शिफ्ट कर दिया है। एंड चैप्टर 6 इज एमिनिटीज एंड चैप्टर 7 इज मिसलेनियस। तो फ्रेंड्स, इसमें एवरी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि मिसलेनियस में से भी हमको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो हम सारे ही एक्ट के कंटेंट को अच्छे से कवर करेंगे सो दैट हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। सेक्शन 1, चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी। तो उसमें सेक्शन 1 बेसिकली एक्ट का नाम बताता है, दैट इज राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। पहले एक्सटेंट में ये उन म्यूनिसिपल एरियाज में एनेक्ट हुआ था कि विच आर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। लेटर ऑन इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द म्यूनिसिपल एरियाज, है ना। और इट वाज एनेक्टेड इन 11th ऑफ मार्च 2003 एंड एनफोर्समेंट डेट वाज 1 अप्रैल 2003। एंड वाइल डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा है कि ये रेंट एक्ट से दे आर नॉट आस्किंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो बेसिकली ये आपके कंटेंट में से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड important provisions and not the sections in our mind. So let's see the definitions. एमिनिटीज में इन्होंने एमिनिटीज इंक्लूड्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पैसेजेस, स्टेयर केस। सो पैसेजेस एंड स्टेयर केस, इवन नेचुरल लाइट इज कवर्ड अंडर amenities. Lavatories, lift, conservancy, sanitary services, telephone services, TV cable services or the like. So this is not exhaustive definition. So anything which is for the beneficial use of property can come under amenities. And conservancy service are those services which are for cleaning the garbage or lifting dead animals वगैरह वगैरह, ये इसमें कवर होता है कंजर्वेंसी सर्विसेज में। सो लैंडलॉर्ड इज any person who for the time being is receiving or entitled to receive the rent of any premises. So any premises का जो भी रेंट लेने का हकदार होगा, भले रिसीव करता हो या ना करता हो, दैट पर्सन इज टेनेंट। और वो वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, or who would receive or entitled to receive the rent if the premises were let. तो इन एनी सच केस जरूरी नहीं है कि जो लैंडलॉर्ड है ही हैज टू बी द ओनर। ही कैन बी एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द ओनर टू कलेक्ट द रेंट इज प्रेमाइसेस। सो प्रेमाइसेस इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमको इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। तो एनीथिंग विच कैन बी लेट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रेमाइसेस, विच जिसको भी हम किराए पे दे सकते हैं वो प्रेमाइसेस की डेफिनेशन में कवर्ड है, बेसिकली ऐसा देखा जाए तो। इसमें तो एनी लैंड एक्सेप्ट यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, एग्रीकल्चर पर्पज को एक्सक्लूड करा गया है इस एक्ट के परव्यू में से। सो सेकेंडली एनी बिल्डिंग, वही सेम कि फार्म को एक्सेप्ट कर दिया गया है। एनी बिल्डिंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और एनी पर्पज, any other purpose. So any purpose would come under the premises within the definition of act, including अगर जो कोई appurtenant attached thing है like garden, ground, godowns, garages, outhouses, that will also come under premises, or any furniture supplied by the landlord. So this is
something special key furniture supplied by landlord is also comes under the definition of premises. Fitting effects amenities provided for more beneficial enjoyment thereof, or any land appurtenant and let with it. So कोई भी लैंड अटैच्ड है और उसके साथ किराए पे दी गई है तभी वो premises के अंदर आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर जो किराए पे नहीं भी दी गई है और अटैच्ड है तो वो premises के अंदर आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। इट हैज़ टू बी लेट विद इट। एक्सेप्शंस देख लेते हैं, बहुत सिंपल से एक्सेप्शंस हैं, लाइक एकोमोडेशन इन द होटल, धर्मशाला, इन, सराय, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल। सो दीज आर वेरी बेसिक एक्सेप्शंस। हाँ, एक्सप्लेनेशन में इन्होंने एक और एक्सेप्शंस दे रखा था, दैट इज द टॉप ऑफ द रूफ शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द premises इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। अगर जो जैसे मैंने ग्राउंड फ्लोर लिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर छत है, तो ग्राउंड फ्लोर की जो छत है दैट वुड नॉट कम अंडर premises इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में एग्री कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसका भी मैंने, क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा और रेंट उसका मेरे को देना पड़ेगा, दैट इज सेपरेट थिंग। बट अगर जो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इज रिटन इन दी, और बिकॉज ए कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी इन रिटन आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ एक्ट, तो इट हैज टू बी रिटन और एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि वो ऊपर वाली छत यूज करूंगा कि नहीं करूंगा और उसका रेंट पे करूंगा कि नहीं पे करूंगा। अगर जो ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो that would not form part of the premises. We have to keep this in mind. uh, Senior citizen H. So normally senior citizen is person who is above 60 years, but इस rent act के केस में citizen of 65 years or more has been considered senior citizen. This is also now important definition. Tenant, a tenant, any person by whom or on whose account or behalf rent is, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं ये हाईलाइटेड पोर्शन को, बोल्ड को। ऑन हुज बिहाफ रेंट इज और वुड बी पेएबल फॉर एनी प्रीमाइसेस टू हिज लैंडलॉर्ड। सो इसमें या तो जो बंदा हिमसेल्फ टेनेंट है, या जैसे इन केस अगर जो एक टेनेंट है उसके बच्चे हैं, सो उसके बिहाफ पे भी रेंट जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट, including the person who is continuing in its possession after termination of tenancy. So ये जो definition है tenant की, it includes tenant holding over, और हम कह सकते हैं कि tenant at will also covered under the definition, tenant at will। और इसके now after that we'll see uh, otherwise then by an order or decree for eviction passed under the provision of this act। मतलब ही, it the definition includes tenant holding over, but अगर जो उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो गया eviction का, he will not be covered under this definition। Now whether the payment of rent is necessary for a person to be called as tenant, it is not so, because इसमें ये लिखा है कि स्टार्टिंग से हम देखते हैं, द पर्सन बाय होम और ऑन हुज अकाउंट द रेंट इज, और बट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सो बट फॉर को हम यूज कर सकते हैं विदाउट, विदाउट और विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी पेबल, मतलब कि विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन केस अगर जो उनके बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कि दे में एग्री कि रेंट ना पे करना पड़े, इन दैट केस वो लोग लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के डेफिनेशन में आएंगे, इवन दो जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं पे कर रहा होगा। देयर मे बी अरेंजमेंट की वो प्रॉफिट ले लेगा, या देयर मे बी एनी सर्कमस्टांसेस। तो द पॉइंट इज कि पेमेंट ऑफ रेंट इज नॉट मैंडेटरी टू बी कॉल्ड अ रिलेशनशिप एज लैंडलॉर्ड और टेनेंट। तो अब नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ सच पर्सन। अगर जो लैंडलॉर्ड सॉरी टेनेंट की डेथ हो जाती है, तो जो सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर, पांच लोग हैं, स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर, ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग, अगर जो इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो ऑर्डिनरी रिसाइडिंग, और अगर जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम एज अ मेंबर ऑफ फैमिली। सो वो लोग इसके डेफिनेशन में आएंगे टेनेंट की। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूनल।
ट्रिब्यूनल में एपेलेट ट्रिब्यूनल इंक्लूड किया जाता है। तो अगर जो आगे मैंने कहीं पे भी वर्ड ट्रिब्यूनल यूज किया है, इट मींस इट इंक्लूड्स रेंट ट्रिब्यूनल एंड रेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल एज वेल। Now, section 3 says that chapter 2 and 3 does not applies to premises. So, chapter 2 is revision of rent and chapter 3 is tenancy. So, ये दो एस्पेक्ट जो हैं किन किन प्रॉपर्टी पे नहीं एप्लीकेबल होंगे वो हम बस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स प्लीज इस सेक्शंस पे इन सेक्शन पे जोर देना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बस देख लेते हैं कि बिलोंगिंग premises belonging to or let out by central government, state government, local authority or any corporate constituted by central government or central act और राजस्थान एक्ट इस पे नहीं एप्लीकेबल होगा। premises belonging to government company under section 617 of companies act 1956, देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट मैनेज एंड कंट्रोल बाय इट, और वक्फ एक्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आती है, या रिलीजियस चैरिटेबल प्रॉपर्टी, एजुकेशनल ट्रस्ट और एनी अदर ट्रस्ट स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस premises, or property belonging to university established by law, or any premises which are let to banks, PSU, corporation established under central state or state act, multinational company, private limited or public limited company having paid up share capital of 1 crore or more, और शेड्यूल्ड बैंक डिफाइंड इन अंडर आरबीआई एक्ट। तो इन इन प्रोमाइसेस पे भी क्या चैप्टर 2 and 3 नहीं एप्लीकेबल होगा। सो एनी प्रोमाइसेस विच आर लेट टू फॉरेन सिटीजन, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाई स्टेट गवर्नमेंट। सो ये भी देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट। Section 4, rent to be as agreed between the landlord and tenant. So rent can be लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो भी रेंट अग्रीड होगा वो रेंट होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। बट इन्होंने इतना ज़रूर बोला है कि रेंट शैल नॉट इंक्लूड एमिनिटीज चार्जेस। अगर जो एमिनिटीज चार्जेस हैं दैट शैल बी सेपरेटली काउंटेड apart from the rent which may be agreed to be payable separately. So section 5 says that uh, a payment and remittation of rent remittance of rent by tenant। तो इस ये बेसिकली यही कहता है कि जिस भी मंथ के लिए रेंट ड्यू है, जिस भी मंथ के लिए, लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ़ योर रेंट इज ड्यू फॉर अप्रैल तो यू मस्ट पे इट बाई May 15th, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक आपको रेंट पे कर देना है, अनलेस यू एंड योर लैंडलॉर्ड हैव एग्रीड ऑन अ डिफरेंट पेमेंट डेट। सो अगर जो यू हैव एग्रीड फॉर अ डिफरेंट पेमेंट डेट, लाइक नॉर्मली आज के टाइम में क्या होता है कि जैसे अप्रैल अप्रैल का ड्यू है, तो दे वुड अग्री कि अप्रैल के ही 10th तक पे करना है, मतलब जिस महीने का ड्यू है उसी में सेम मंथ में ही ड्यू होगा। तो दिस इज नॉट इलीगल एज पर सेक्शन 5 ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट। ये भी हो सकता है, बट अगर जो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है देन इट इज पेबल ऑन द नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक, है ना। और नेक्स्ट है कि टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू अ रिसीट ऑफ द अमाउंट पेड, it has to be signed by landlord or authorized agent of the landlord। so this is also important। वो कैसे कैसे पे कर सकता है टेनेंट रेंट को, लैंडलॉर्ड को कैसे रेंट पे कर सकता है? पर्सनल पेमेंट है, कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट है, बैंक अकाउंट में पे कर सकता है डायरेक्टली, पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू भी पे कर सकता है। एंड लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि टेनेंट को वो अपना बैंक अकाउंट बताएगा, बैंक अकाउंट इन द सेम म्यूनिसिपल एरिया, या तो वो रेंट एग्रीमेंट में ही बता देगा इन रेंट एग्रीमेंट, और भाई रजिस्टर्ड नोटिस एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू बताएगा। नेक्स्ट इज नाउ चैप्टर 2 इज रिवीजन ऑफ रेंट। ये बेसिकली एग्जॉस्टिव प्रोसीजर बताता है कि रेंट फिक्स कैसे होगा, रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा फिक्स। तो इसमें ये जो सेक्शन 6 का ये पार्ट है, ये बोलता है कि इफ द प्रॉपर्टी लेट ऑन और बिफोर 1950, सपोज अगर जो प्रॉपर्टी 1940 में लेट हुई है, तो ये बोलता है कि इट वुड बी डीम्ड टू बी लेट ऑन 1/1/1950। तो कितनी भी प्रॉपर्टी पुरानी क्यों ना हो, वो 1950 से ही मानी जाएगी, 1950 से।
लेट्स सी क्या कहता है ये। इफ लेट ऑन और बिफोर 1950 डीम्ड to be let on that date. Rent payable on that date shall be increased by 5% per annum to 10 years. 10 साल तक जो है रेंट 5-5% करके बढ़ता जाएगा। सेम जैसे अगर जो 100 रुपये रेंट है तो 5 रुपये पर ईयर रेंट बढ़ेगा। कितने? 10 साल तक। आफ्टर 10 years इट वुड बी मर्ज इन द रेंट। 10 साल हो गए, उसके बाद वो लाइक 150, 10 साल में 150 रुपये हो गए, 5-5 करके 100 इनिशियली प्लस 50 इंक्रीमेंट। तो जो आफ्टर 10 years 11th ईयर से क्या होगा कि जो टोटल अमाउंट वुड रेंट वुड बिकम 150, और इस पे 5% लगता रहेगा। दैट इज 7.5 रुपीज पर एनम जो है वो इंक्रीमेंट होगा इसके हिसाब से। सो दिस साइकिल इज टू बी परफॉर्म रिपीटेडली अप टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और क्लॉज 2 बोलता है इफ 10 years फॉर मर्जर इन ऑफ इंक्रीज रेंट इज नॉट completed अप टू द कमेंसमेंट, देन 5% अप टू द कमेंसमेंट भी इंक्रीज एंड मर्ज इन द रेंट। सो बेसिकली ये सिंपली यही कहता है कि लेट्स से अगर जो लेट्स से कि 1950 में हमने डीम किया कि प्रॉपर्टी लेट हुई, और एक्ट आया 2003 में। तो अब हम यहाँ से ले सकते हैं कि 1960 हो गया, फिर 1970 हो गया, ऐसे ऐसे करके 2000 हो गया। बट जो उसके बाद 2000 से 2003 में ये पूरे 10 साल नहीं है, इसमें केवल 3 साल हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये जो तीन 2001 में 2001 में जो 5% इंक्रीज करेगा, 2002 में 5% इंक्रीज करेगा, और 2003 में 5% इंक्रीज करेगा। और इसका जो कि 10 साल में मर्ज होता था वो 3 साल में ही मर्ज हो जाएगा, और उसको टोटल अमाउंट ऑफ रेंट माना जाएगा। क्लॉज 2 ये बोलता है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू अराइव फ्रॉम अवेव कैलकुलेशन बी अगेन इंक्रीज्ड इन मैनर गिवन इन क्लॉज 1, एंड इंक्रीज्ड अमाउंट बी मर्ज्ड इन रेंट टिल टेनेंसी सबसिस्ट। जब तक टेनेंसी रहेगी तब तक यही प्रोसीजर फॉलो होगा टू इंक्रीज द रेंट। तो सिंस दिस प्रोविजन इज मैंडेटरी, तो अगर जो कोई एग्जिस्टिंग टेनेंसी है उसमें लैंडलॉर्ड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो इंक्रीमेंट होगा रेंट का वो एज पर दिस एक्ट ही होगा। रिवाइज रेंट कब पेएबल होगा? एज पर एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टेनेंट, और अगर जो कोई पिटिशन फाइल्ड हुआ है तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटिशन। फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल इसमें बनाया है, वही देखने के लिए कि अगर जो प्रॉपर्टी का रेंट एट इन ऑन 1 जनवरी 1940 अगर जो 100 रुपीज़ था, तो वो आज के टाइम में कितना होगा। तो आप इसको देख लेना। इसमें आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं कमिट करी है मैंने, सो दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो उसका रेंट आज के टाइम में जनवरी 2025 में 1973 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है। तो आई थिंक ये उतना ज़्यादा जिस हिसाब से कि प्राइस ऑफ प्राइसिंग है उसको मैच नहीं कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर जो 1940 में 100 रुपीज़ आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, बट आज के टाइम में 1973 इज़ नॉट नॉट डिसेंट अमाउंट फॉर अ रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो अगर जो इसी हिसाब से अगर जो प्रॉपर्टी का रेंट 500 होगा 1950 में, तो उसका रेंट आज के टाइम में 9865 रुपीज़ पर मंथ हो गया होता, एज पर दिस फार्मूला। सो सेक्शन 7 इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। अब जो पुरानी टेनेंसीज थी उनका फॉर्मूला हमने 6 में देखा, 7th में भी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम है। बेसिकली रेंट ऑन विच प्रोमाइसेस लेट आउट बी लाइबल टू बी इंक्रीज्ड 5% पर एनम। बट इसमें इतना है कि न्यू टेनेंसीज में दे हैव लिबर्टी टू एग्री ऑन टू एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन बी रेंट ऑफ द प्रोमाइसेस। वो 5,000 में, 6,000 में, और या 2,000 में, जैसा कि उनको ठीक लगे उस हिसाब से वो रेंट फिक्स कर सकते हैं। तो वही जो उस पे इंक्रीज होगा वो इंक्रीमेंट इज ऑलवेज 5% पर एनम अप टू 10 years आफ्टर। वही सेम साइकिल जो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा वो मर्ज कर जाएगा, और साइकिल वुड फॉलो टिल टेनेंसी सबसिस्ट। बट इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एनी एग्रीमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ 5% वुड बी वॉइड टू दैट एक्सटेंट। तो अगर जो आपस में एग्रीमेंट हो गया कि 10% पर एनम इंक्रीज होगा, तो ये वॉइड पूरा नहीं वॉइड होगा। इट इज ओनली फॉर वॉइड एक्सेस ऑफ 5%। तो 5% के लिए इट वुड बी वॉइड, 5% ही एग्रीबल होगा।
चैप्टर 3 टेनेंसी, सेक्शन 8 प्रोवाइड्स फॉर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। इसमें मैंने एलपीटी यूज किया है इसका एब्रिविएशन। तो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी कैन बी फॉर 3 years ओनली, ऑल्दो इट कैन बी, अगर जो हम 1 years के लिए फिक्स कर सकते हैं, 2 years के लिए, बट 3 year इज मैक्स पीरियड। प्रोसीजर क्या है, जॉइंट पिटिशन फाइल करेंगे आरटी पे। आरटी स्टैंड फॉर रेंट ट्रिब्यूनल। So, for permission to enter into limited period tenancy plus grant of certificate of recovery. तो rent tribunal क्या shall grant immediately and issue certificate executable on expiry of the period। तो अगर जो उन्होंने let's say 2 years की LPT के लिए एग्री करा है, तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस वो that would be executable after 2 years। तो इसमें एक और लिमिट है कि मैक्सिमम 3 LPT फॉर द सेम प्रेमाइसेस कैन बी देयर। 3 से ज़्यादा बार हम एक प्रेमाइसेस के ऊपर लिमिटेड पीरियड पीरियड टेनेंसी का वो नहीं ले सकते हैं, बिकॉज फिर वो दैट हैज़ टू बी कवर्ड विद नॉर्मल टेनेंसी। बिकॉज अगर जो आपको रेंट पे ही देना है तो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी लेने का कोई एज पर दिस एक्ट इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसके बाद प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट लैप्सेस ऑन नॉन एग्जीक्यूशन विद इन 6 months फ्रॉम व्हेन इट फर्स्ट बिकेम एग्जीक्यूटेबल। तो अगर जो 2 साल का लिमिटेड पीरियड टेनेंसी था, अगर जो अगले 6 महीने में हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया तो इट वुड सीज टू बिकम एग्जीक्यूटेबल। तो हम क्या करेंगे, हमको नॉर्मल प्रोसीजर से टेनेंट को एविक्ट करना पड़ेगा। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 9 के जो ग्राउंड्स हैं उसके, हम उसके इफ एनी ऑफ द ग्राउंड्स उसमें अगर जो वो फिट बैठता है तो उसका इविक्शन उसके हिसाब से होगा, ना कि एज पर सेक्शन 8 जिसमें कि हमको इमीडिएट रिकवरी मिलती है प्रॉपर्टी की। सो लेट्स सी सेक्शन 9। इट टॉक्स अबाउट eviction ऑफ टेनेंट। इसमें वेरियस ग्राउंड्स दे रखे हैं जैसा कि सभी रेंट एक्ट में होता है। तो फर्स्ट इज नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अगर जो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट है 4 महीने तक के लिए, तो नॉर्मली 2 महीने का होता है, बट इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में दिस पीरियड इज 4 months, सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। और ग्राउंड्स कब कब नहीं एप्लीकेबल है, अगर जो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को उसका अकाउंट नंबर नहीं बताया है, इन दैट केस नहीं एप्लीकेबल होगा। या फिर उसने डिमांडेड एरियर्स एंड नॉट पेड बाय टेनेंट विद इन 30 days फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। सो अगर जो टेनेंट ने 30 दिन के अंदर अंदर डिमांड नोटिस के पेमेंट नहीं किया है रिमेनिंग रेंट का, ओनली इन दैट केस ही इज लाइबल टू बी इविक्टेड। अगर जो लैंडलॉर्ड ने नहीं मांगा है, कोई नोटिस ही नहीं दिया, अगर जो मान लो उसने 4 महीने से पेमेंट नहीं किया, बट लैंडलॉर्ड हैज टू गिव अ नोटिस एंड वेट फॉर 30 days, एंड इन दैट केस अगर जो 30 दिन के अंदर टेनेंट पे नहीं करता है, ओनली देन ही कैन प्रेफर अ इविक्शन पिटिशन अंडर दिस सेक्शन। डीम टेंडर्ड कब होगा, जब टेनेंट जो है रेंट अथॉरिटी को रेंट डिपॉजिट कर देगा। बी सब्सटेंशियल डैमेज। इसमें बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो क्लॉज 3 इज मटेरियल अल्टरेशन विदाउट रिटन परमिशन। क्लॉज 3 इज न्यूसेंस और इनकंसिस्टेंट यूजेज, जिस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लेट की गई थी उसके अलावा कोई पर्पस के लिए यूज कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो ही इज लाइबल टू बी इविक्टेड। सब लेटिंग है, सब लेटिंग के लिए ही हैज टू गेट रिटन परमिशन, अदरवाइज ही इज लाइबल टू बी गेट इफेक्टेड। और इसमें एक ये भी बोला गया है, इफ एक्सक्लूसिव पोजीशन by whole or part by other than tenant is established, subletting or parting with possession would be presumed। अगर जो किसी टेनेंट के अलावा किसी और की पोजीशन में है प्रॉपर्टी, तो इट वुड बी presumed that there is subletting or parting with the possession। अगर जो उसने टेनेंट ने लैंडलॉर्ड का टाइटल डिनाई किया है, इन दैट केस ही इज लाइबल टू इविक्टेड। और अगर जो कमर्शियल यूज करा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, देन ऑल्सो ही इज लाइबल टू बी इविक्टेड। और अगर जो tenant cease to be in service एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। सो काफी बार ऐसा होता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को एम्प्लॉयमेंट पे रखता है, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो उसको अपनी एकोमोडेशन में रेंटेड अकोमोडेशन दे देता है। तो इन दैट केस अगर जो ही सीजेस टू बी एम्प्लॉय, अगर जो टेनेंट उसकी नौकरी छोड़ रहा है, तो इन दैट केस ही इज लाइबल टू बी गेट इविक्टेड। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, तो ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट्स। तो इसमें बेसिकली इट इज कवर्ड फॉर यूज ऑफ ऑक्यूपेशन बाय लैंडलॉर्ड फॉर हिमसेल्फ, फैमिली और एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द प्रोमाइसेस आर हेल्ड।
provided in such case लैंडलॉर्ड इज प्रोहिबिटेड टू लेट इट फॉर 3 years। तो अगर जो बोनाफाइड यूज के पर्पज से किसी से खाली कराया है टेनेंट से, इन दैट केस लैंडलॉर्ड किसी और को वो प्रॉपर्टी लेट नहीं कर सकता है। और इनके केस में, इविक्शन के केस में, सेक्शन 16 में जो प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। बेसिकली इसमें जो है ये 150 डेज के अंदर आई थिंक डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है पिटिशन को। ये समरी प्रोसीजर है, तो इसलिए ये वाला प्रोसीजर अप्लीकेबल होता है इसमें, दैट वी विल सी एट अप्रोप्रिएट टाइम, एट अप्रोप्रिएट टाइम। नाउ नेक्स्ट इज टेनेंट बिल्ट एक्वायर्ड वेकेंट पोजीशन। अगर जो उसके पास अल्टरनेट अकोमोडेशन आ गई जिसमें वो रह सकता है, इन दैट केस शी इज लाइबल टू बी अफेक्टेड। नॉन यूज, अगर जो कोई प्रॉपर्टी जैसे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ली है टेनेंट ने और वो उसको यूज नहीं कर रहा है फॉर 6 months स्ट्रेट अवे, तो इन दैट केस ही इज लाइबल टू बी अफेक्टेड। और कमर्शियल पर्पस के लिए ली है तो उसमें कोई भी शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेकेंट पड़ी है, इन दैट केस ही इज लाइबल टू बी अफेक्टेड। और एल इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू अबेट ओवर क्राउडिंग इन premises। और एम में है कि लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स टू कैरी ऑन बिल्डिंग वर्क, इन दैट केस ऑल्सो द टेनेंट इज लाइबल टू बी। Section 10 provides right to recover immediate possession in certain cases. So this is important aspect of this act। इसमें कुछ लोगों को, कुछ स्पेसिफिक क्लासेस पर्सन को एक स्पेसिफिक राइट दिया गया है कि वो इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर सकते हैं। नॉट एवरीबडी कैन रिकवर इमीडिएट पोजीशन फ्रॉम टेनेंट्स, ओनली दोज हु फुलफिल द क्राइटेरिया आर कैन यूज दिस प्रोविजन। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ यूनियन के लोग आते हैं। उनको 1 साल के अंदर अंदर पिटिशन फाइल करनी है विद इन द कमेंसमेंट ऑफ दिस ईयर और आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1 year। सिमिलरली एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन, इन इसमें भी अगर जो 1 साल के अंदर आफ्टर रिटायरमेंट पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, या तो कमेंसमेंट ऑफ दिस ईयर एक्ट के 1 साल के अंदर अंदर। और सी इज बिकम सीनियर सिटीजन एंड फाइल इविक्शन आफ्टर 3 years। सो इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इनको 3 साल का टाइम दिया गया है, अदरवाइज 1 year का ही टाइम है। और डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसमें ये एक चीज ध्यान दी है, डिपेंडेंट होना चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो है, प्लस डिपेंडेंट भी होना चाहिए। ऑफ लैंडलॉर्ड हु वाज इन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन। अगर जो 1 year में फाइल करता है आफ्टर डेथ और कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट विच एवर इज लेटर। नाउ विडो में ऑल्सो रिकवर पोजीशन विद इन 1 year ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो इन केस ऑफ विडो कोई भी स्पेशल कैटेगरी इज नॉट नीडेड। इफ अगर जो वो विडो के डेफिनेशंस में आती है तो कैसा भी पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन हो, अगर जो इफ हर हस्बैंड इज डाइड, तो शी कैन रिकवर इमीडिएट पोजीशन अंडर सेक्शन 10। हाँ, तो आगे बोलता है कि क्लॉज 2 बोलता है, इफ लैंडलॉर्ड लेट मोर देन 2 premises, सॉरी, इट इज मोर देन वन होना चाहिए, सॉरी, more than one premises, eviction is maintainable only against one, and ओनली अगेंस्ट वन। अगर जो 2 premises हैं तो वो सिंपल सी बात है, सारे में नहीं इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर सकता है। जो उसे उस समय चाहिए होगा केवल उसी के लिए मेंटेनेबल होगा, एंड बी मेंटेनेबल ओनली इफ पिटिशनर इज नॉट रिजाइडिंग इन ओन प्रोमाइसेस इन द सेम म्युनिसिपल एरिया। तो जिस भी म्युनिसिपल एरिया में ही इज सीकिंग इविक्शन ऑफ ऑफ द टेनेंट, तो उस जगह पे ना तो वो रहता होना चाहिए, ना तो वो होना चाहिए अपने घर में, तभी वो उसके लिए मेंटेन कर सकता है। और और कोई दूसरी प्रॉपर्टी उसके लिए रहने के लिए नहीं होनी चाहिए सुइटेबली। Clause 3, if after letting ground floor he incurred a permanent disability due to which he cannot use staircase and requires ground floor। तो in these cases अगर जो लैंडलॉर्ड को कोई ऐसी चोट लग जाती है या किसी भी वजह से वो सीढ़ियों पे चढ़ने में उसको परेशानी होती है, इन दैट केस वो आफ्टर गिविंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सच डिसेबिलिटी, वो एक टेनेंट से इविक्ट करा सकता है ग्राउंड फ्लोर। और इन केस अगर जो रेडी हो जाता है टेनेंट ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट होने के लिए, तो सिमिलर, लेट्स सी, प्रोवाइडेड वेयर द टेनेंट इज रेडी टू एक्सचेंज it with upper floor, rent tribunal shall order immediate possession on condition that landlord will give proportionate portion of the upper floor on the condition fixed by rent tribunal।
सो वो आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं. क्लॉज 4 प्रोवाइड्स दैट इफ पोजीशन रिकवर्ड अंडर दिस सेक्शन, लैंडलॉर्ड इज प्रोहिबिटेड टू लेट इट फॉर 3 years. सिंपल सा रीजन है, इमीडिएट पोजीशन रिकवर करने के बाद 3 साल तक यू कैन नॉट लेट द प्रॉपर्टी टू एनीबडी एल्स. सेम ये 16 सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग डिस्पोज होगी, तो पिटिशन हैज टू बी डिस्पोज विद इन 150 days of notice to tenant. Chapter 4 is restoration of possession of illegally evicted tenant and procedure thereof. So नॉर्मली क्या है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है, देयर नीड नॉट टू बी एनी लैंडलॉर्ड रिलेशन वगैरह वगैरह कुछ भी हो. इफ एनी पर्सन इज evicted इवन दो ही इज इलीगल ऑक्यूपेंट, देन ऑल्सो ही कैन नॉट बी evicted फोर्सफुली. बट जो सिंस इट इज अ रेंट एक्ट, तो देयर हैज टू बी अ रिलेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. सो ये तो हम बेसिकली मान के ही चलते हैं कि ही हैज टू प्रूव द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. Otherwise, this section will not be applicable. This chapter will not be applicable. So, section 11 says that restoration of possession of illegally dispossessed tenant. So, word tenant itself says that the person evicted is a tenant. नो, अगर जो वो इविक्टेड विदाउट कंसेंट अदरवाइज देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो टेनेंट कितने दिनों के 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर सकता है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डिस्पोजिशन. सो नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट. वाई? कि मे बी वो टेनेंट जो है कहीं गया हो, अपना घर खाली करके छुट्टियों में गया हो 1-2 महीने की, तो जब वो वापस आए तब उसे पता लगेगा. तो इन दैट केस नॉलेज ऑफ डिस्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 12 सेज दैट प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजिशन. प्रोसीजर आप आराम से देख सकते हो उसमें. पिटिशन टू बी फाइल्ड बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल अकम्पेन्ड बाय एफिडेविट. रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू नोटिस, है ना, 21 डेज के अंदर अंदर नोटिस इशू करना है. सर्विस ऑफ नोटिस कैन बी वेरेवर इन दिस एक्ट. कहीं पे भी सर्विस ऑफ नोटिस की बात आती है तो इधर इट कैन बी थ्रू सर्वर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल और सिविल कोर्ट, और थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू. मैंने इसको एब्रीवेशन में लिख दिया, ये बार बार रिपीट हो रहा था इसलिए. सो लैंडलॉर्ड हैज टू फाइल रिप्लाई, कितना, 10 दिन के अंदर अंदर उसे रिप्लाई फाइल करना है ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. टेनेंट रिजॉइंडर फाइल करेगा 7 डेज के अंदर अंदर. हियरिंग शैल बी फिक्स्ड ऑन द विद इन 15 days फ्रॉम द डेट फिक्स फॉर रिजॉइंडर. उसके बाद पिटिशन हैज टू बी डिस्पोज विद इन 90 days. सो वन एडवांटेज ऑफ दिस सेक्शन इज दैट कि 90 days के अंदर अंदर वी हैव टू पिटिशन वुड बी डिस्पोज. अब वी डू नो आई डू नॉट नो कि इसका एक्चुअल में एनफोर्समेंट है कि नहीं है, बट एज पर द एक्ट पिटिशन हैज टू बी डिस्पोज्ड विद इन 90 days. Section 12 provides for procedure for recovery of possession. So, rent tribunal shall, after holding summary inquiry as necessary to determine whether petitioner has been illegally dispossessed. In case अगर जो illegally dispossession हुआ है tenant का, तो फिर rent tribunal will order immediate restoration of possession to the tenant. तो इसके लिए भी इमीडिएट रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट इसको मिल जाएगा, और एंड ही विल गेट द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अगेन. और इस इन दैट केस इसमें डिस्क्रिशन भी है रेंट ट्रिब्यूनल के पास कि ही में दे में अवॉर्ड एडिक्वेट कंपनसेशन फॉर हार्डशिप एंड इनकन्वीनियंस एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस. और एज वी नो कि सर्टिफिकेट ऑफ इमीडिएट पोजीशन इशू होगा. सो आई आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं ये एक्ट खत्म कर दूंगा. एंड फ्रेंड्स, सिंस द एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट वुड बी कवर्ड विद इन अराउंड 2 hours. सो अभी ये 30 मिनट्स का वीडियो है, 30 मिनट्स का. सो 2 वीडियो और आएंगे, मे बी शॉर्टर देन इट. तो आपका 1.5 या 2 घंटे में दिस एक्ट विल कंप्लीट, और इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.